नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की ग्लेशियर पार्ट 2 की। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कुछ ग्लेशियर पढ़े हैं, जिसको हमने नाम दिया पार्ट 1। बहुत सारे एस्पिरेंट ने वो वीडियो देखी होगी और उसमें आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से संबंधित जितने भी ग्लेशियर हैं उन सभी ग्लेशियरों का वर्णन किया गया है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर पार्ट 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे पिन ग्लेशियर, दुदौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, सारा उगमा ग्लेशियर, ब्यास ग्लेशियर, तंतगिरी ग्लेशियर, भांडर ग्लेशियर, साथ ही साथ देखेंगे गारा ग्लेशियर और चंद्रनाहन ग्लेशियर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ आज हम बात करते हैं पिन वैली ग्लेशियर की। किसकी बात करते हैं? पिन ग्लेशियर की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जो पिन ग्लेशियर है ये कहां पर स्थित है। की पॉइंट लिखते चले ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छोड़कर आए। अब बात करते हैं पिन ग्लेशियर। पिन क्या है? एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर है। कहां पर है ये? स्पीति में। कहां पर है? स्पीति में। इनकेस अगर आपके पास ऑप्शन में लाहौल स्पीति आया होगा तो इसका सही आंसर लाहौल स्पीति होगा, है ना। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो ऑप्शन में लाहौल स्पीति दिया हुआ है ना। हमें तो स्पीति पढ़ाए हैं, समझ पा रहे हैं। एग्जैक्ट प्लेस इसका कहां पर है? स्पीति में। ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे जो आपकी ये पिन नदी है ये आपकी स्पीति नदी की सहायक नदी है। स्पीति नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। तो सीधा सा मतलब है स्पीति घाटी में पड़ती है आपकी कौन सा ग्लेशियर? पिन ग्लेशियर। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे आगे। पिन क्या है? ग्लेशियर है। कहां पर है? स्पीति में। ठीक है, और क्या है पिन? अब देखो ग्लेशियर से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। जी हाँ, है ना। अब आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, माना। आपको मैंने वो चीज पढ़ाई हुई है जिसमें हमने पढ़ा है एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, एवोल्यूशन जोन क्या होता है, किस हाइट पर, अगर हम हिमाचल प्रदेश में हिमालय को देखते हैं तो किस हाइट पर आपके ग्लेशियरों का निर्माण होता है। क्या शिवालिक हिमालय में होता है, क्या लघु हिमालय में होता है, या उच्च हिमालय में होता है, या ट्रांस हिमालय में होता है। ये सारी बातें हमने इससे पहले वाली वीडियो में की हुई है। तो इसके साथ आगे बात करते हैं पिन ग्लेशियर की। पिन एक ग्लेशियर है। जी हाँ, पिन कहां है? स्पीति में। और क्या है पिन? पिन आपकी क्या है? नदी है। क्या है? नदी। ठीक है ना। और यही नदी क्या करती है? निर्माण करती है किसका? घाटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? घाटी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार आपको चला पिन ग्लेशियर है। जी हाँ, स्पीति में है। जी हाँ, है ना। और नदी है। जी हाँ, और घाटी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नदी की बात करते हैं। जो ये पिन नदी है ये हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कैसे? दक्षिण से उत्तर। हिमाचल प्रदेश की उस नदी का नाम बताओ जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है, उसका नाम है पिन नदी। अब ध्यान दीजिए, आपने मैप में देखा होगा जो पिन नदी है वो जो आपकी पिन नदी है वो किसकी साइड नदी है? वो आपकी स्पीति की साइड नदी है। ठीक है ना। अब पिन माना यहाँ पर ग्लेशियर है, उससे निकल रही है आपकी पिन नदी, है ना। तो नीचे से ऊपर की ओर आपको दिखती होगी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? पिन नदी। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? आपने उत्तर देना है किसकी सहायक नदी है? ये आपकी स्पीति की सहायक नदी है। किसकी? स्पीति की सहायक नदी। स्पीति की सहायक नदी। सहायक नदी। ठीक है, स्पीति की सहायक नदी कौन सी है? पिन नदी।
अब प्रश्न बनता है कि जो स्पीति है ये किसकी सहायक नदी है? ये आपकी सतलुज की सहायक नदी। किसकी है? सतलुज की सहायक नदी सबसे बड़ी। अगर प्रश्न बने सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आपने उत्तर देना है स्पीति नदी। ठीक है ना? स्पीति नदी के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि आपको अगला टॉपिक बहुत विस्तार से चाहिए और नदी से संबंधित चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर है? ओके, अब स्पीति ये क्लियर हो गया है। पिन जो नदी है स्पीति नदी की सहायक नदी है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र हिमाचल प्रदेश की नदी है। ठीक है? और क्या है पिन? पिन अगर हम बात करें पिन पार्वती की, है ना? पिन पार्वती क्या है? ये एक आपका नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क। ठीक है? जो ये नेशनल पार्क है, ध्यान दीजिएगा, ये कहां पर है? लाहौल स्पीति में। एग्जैक्ट प्लेस इसका स्पीति है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ध्यान देना है, जो नेशनल पिन वैली नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब? 1987 में। कब? 1987 में। 1987। कब? 1987, है ना? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपने उत्तर देना है पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है? अगर प्रश्न पूछे कि कब इसकी स्थापना हुई? 1987 में। और अगर पूछे कि सबसे पुराना नेशनल पार्क, तब भी लिखना है आपने पिन वैली नेशनल पार्क। क्लियर है? अब इसी नेशनल पार्क में कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बर्फानी तेंदुआ। कौन सा? स्नो लेपर्ड। कौन? स्नो लेपर्ड। ठीक है ना? अगर हम बर्फानी तेंदुए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बर्फानी तेंदुआ। बर्फानी, ठीक है ना? बर्फानी तेंदुआ। ठीक है ना? ठीक है ना? अब ध्यान दो, जब हम बर्फानी तेंदुए की बात करते हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए ये हिमाचल प्रदेश का क्या ये राज्य पशु, क्या ये राज्य पशु है ना? क्लियर है? ये जो बर्फानी तेंदुआ है, जो स्नो लेपर्ड है, ये कहां, किस नेशनल पार्क में है? पिन वैली नेशनल पार्क में। इसके साथ ध्यान दीजिए, यहां पर एक जुजुराना या जज्जुराना, ठीक है ना? ये भी किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है? पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है? और जो हमारा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। और पिन वैली से हमें देखो पिन करके जितने भी प्रश्न बने हैं ये हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? अगर इन केस आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जाए कि जो आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, या पिन पार्वती ग्लेशियर है, या पिन नदी है, या पिन घाटी है, ये किसके अंतर्गत पड़ता है? तो ध्यान देना है, ये आपके शीत मरुस्थल के अंतर्गत पड़ता है। किस मरुस्थल के अंतर्गत पड़ता है? शीत मरुस्थल के अंतर्गत। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? तो आपने उत्तर देना है किससे? स्पीति को। किसे? स्पीति। ठीक है ना? शीत मरुस्थल कौन सा है? स्पीति। तो अब हमें क्लियर हो गया है, जो आपका पिन नेशनल पार्क बोले, चाहे पिन ग्लेशियर बोले, चाहे पिन पार्वती नदी बोले, चाहे पिन घाटी बोले, ये किसके अंतर्गत पड़ती है? स्पीति के अंतर्गत। ठीक है? और इसी क्षेत्र में आप यूं भी कह सकते हैं, इसी क्षेत्र में आपका क्या पड़ता है? इसी क्षेत्र में आपका क्या पड़ता है? शीत मरुस्थल। ठीक है ना? इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल। इतना ध्यान रखना आपने। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है।
आशा करता हूं आप पिन ग्लेशियर से एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। देखो हमने क्या किया, पिन ग्लेशियर से क्या किया हमने, ध्यान दो, पिन ग्लेशियर, जी हाँ, ग्लेशियर से हमने क्या किया, नदी बनाई, ठीक है, और उस नदी से घाटी बनाई, ठीक है ना। अब ध्यान दो ये कहां पर स्थित है, स्पीति में स्थित है, ठीक है ना। और क्या है, पिन पार्वती से, ध्यान दो, पिन से, और क्या है, पिन पार्वती नेशनल पार्क है जो कहाँ है, स्पीति में स्थित है, और इसकी स्थापना 1987 में हुई है। ध्यान दीजिएगा, जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है और सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, बर्फानी तेंदुआ और जुजूराना जैसे पशु पक्षी इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लियर है, आशा करता हूं, ठीक है ना। ओके, इसके साथ आगे चलते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, प्रश्न कईयों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो पहला नेशनल पार्क है वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। बिल्कुल गलत उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को नेशनल पार्क की संख्या 1999 में दी। कब दी नेशनल पार्क की संख्या, 1999 में, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे 1984 में, 1984 में उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और 1999 में इसको नेशनल पार्क की संज्ञा दी गई। कहां पर है नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये कुल्लू में है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन पहला और पुराना आप पिन वैली नेशनल पार्क को ही कहेंगे। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अंकित किया गया। यह भी हम पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए, तो इस प्रकार हमें क्या पता चला, जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, सबसे पहला बनने वाला नेशनल पार्क है और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। क्लियर है, ओके। तो पिन से एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटना चाहिए। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का प्रश्न छूटेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आप प्राइस को लेकर सीरियस नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगला ग्लेशियर पढ़ते हैं। ध्यान दो, जब हम लाहौल स्पीति को देखते हैं ना जी, हमें तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लाहौल स्पीति को, देखो लाहौल स्पीति में बहुत सारे ग्लेशियर है ना, जो हमने पहली वीडियो में कवर किए हैं, और एक एक चीज कवर किए हैं उससे संबंधित, माना ग्लेशियर है उससे संबंधित जितने फैक्ट बने हैं ना वो हमने सारे पहली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अब ध्यान देना आपने कि लाहौल स्पीति में इतने ग्लेशियर है, तो प्रश्न बनता है कि लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा। लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा, एंड्रू विल्सन ने। किसने कहा ग्लेशियर की घाटी, लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी किसने कहा, एंड्रू विल्सन ने। अगर यहां पर दूसरा प्रश्न बने कि लाहौल स्पीति को किसने कहा कि यह रहने योग्य भूमि नहीं है, लाहौल स्पीति को किसने कहा यह रहने योग्य भूमि नहीं है, तो आपने उत्तर देना है रुडयार्ड किपलिंग। क्या, रुडयार्ड किपलिंग, क्या, रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। अगर यहां से प्रश्न और बनता है कि लाहौल स्पीति को देवता की घाटी किसने कहा, है ना, लाहौल स्पीति को देवताओं की घाटी किसने कहा, तो उत्तर देना आपने राहुल संस्कृतियां, राहुल याइन, है ना, क्या, राहुल संस्कृतियां, ठीक है ना। एंड्रू विल्सन ने क्या कहा, ग्लेशियर की घाटी, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा, ये घाटी रहने योग्य नहीं है ना। और राहुल संस्कृतियां ने क्या कहा कि ये क्या है, राहुल संस्कृतियां ने क्या कहा, ये आपकी देवताओं घाटी है, ठीक है ना। क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। एंड्रू विल्सन बताइए मुझे, एंड्रू विल्सन ग्लेशियर की घाटी, ठीक है ना। रुडयार्ड किपलिंग ये रहने योग्य घाटी नहीं है, और किसको कहा ऐसा, लाहौल स्पीति को, ठीक है ना। और जो राहुल संस्कृतियां ने लाहौल स्पीति को क्या कहा, देवताओं की घाटी। ये भी क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ अब लाहौल स्पीति से छुटकारा पाकर अब हम प्रवेश करेंगे कुल्लू की तरफ, ठीक है ना। किधर जाएंगे, अब हम कुल्लू की तरफ आगमन करते हैं। अब यहां पर ध्यान, जब हम कुल्लू की बात करते हैं ना जी, हम ये देखो, ये पिन पार्वती ग्लेशियर, ठीक है ना, और ये पार्वती ग्लेशियर, पार्वती, ठीक है ना, ग्लेशियर,
पार्वती ग्लेशियर, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो, जब हम पार्वती ग्लेशियर की बात करते हैं, ये कहां पर है, ये आपका है कहां, कुल्लू में, और पिन पार्वती लाहौल स्पीति में। बहुत बढ़िया, कंपैरिजन करते चले। और जो पार्वती ग्लेशियर है, ये किस झील को पानी देता है, ये देता है मानतलाई झील को पानी। मानतलाई झील है ना, माना कि ये पार्वती ग्लेशियर है आपका, है ना, ये माना आपका पार्वती ग्लेशियर है, ठीक है। यहां से पानी किसके लिए आएगा, कौन सी झील के लिए, आपका मानतलाई झील के लिए, है ना, मानतलाई झील के लिए। और मानतलाई झील से एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है पार्वती नदी। और पार्वती नदी किसका निर्माण करती है, घाटी का निर्माण, किसका, घाटी का निर्माण। अब यहां पर समझो कहानी, पार्वती ग्लेशियर है, जी हां, कहां पर है, कुल्लू में। किसको पानी देता है, मानतलाई को, और क्या है, पार्वती। और मानतलाई से किसका निर्माण होता है, पार्वती नदी का, है ना। और पार्वती नदी से एक निर्माण होता है किसका, एक घाटी का निर्माण होता है, क्या नाम है, पार्वती घाटी। किसका निर्माण होता है, पार्वती घाटी का निर्माण। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जो पार्वती ग्लेशियर है और पिन पार्वती ग्लेशियर है, क्या ये एक ग्लेशियर है कि दो ग्लेशियर है, ये क्या पंगा है। तो अब नाम से पता चल रहा है पार्वती कुल्लू में है, पिन पार्वती लाहौल स्पीति में। वास्तविकता इसकी क्या है, ध्यान दीजिए। माना कि ये आपका ग्लेशियर है ना, आप यूं कह सकते हैं पिन पार्वती ग्लेशियर पार्वती ग्लेशियर का हिस्सा है। मतलब क्या, देखो ध्यान दो, ये आपका कुल्लू है, ये आपका स्पीति वैली है ना, स्पीति। और ये स्पीति का कौन सा स्थान है, पिन, यहां का नाम है पिन। क्या नाम है, पिन, यहां का नाम पिन वैली। क्या है, पिन वैली, मतलब जगह का नाम है पिन, ठीक है, ओके। अब यहां पर आपका ग्लेशियर पड़ता है ना, यहां पर आपका ग्लेशियर पड़ता है, जो ग्लेशियर तो कुल्लू में है, उस ग्लेशियर का नाम है पार्वती, ठीक है ना। और जो ग्लेशियर आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है, सीधा सा मतलब है पिन क्षेत्र में पड़ता है, उसका नाम पड़ता है पिन पार्वती। क्या नाम पड़ता है, पिन पार्वती। क्लियर है। तो सीधा सा मतलब है, जो आपका पार्वती ग्लेशियर और पिन पार्वती ग्लेशियर है, वास्तव में ये एक ही ग्लेशियर है, ठीक है ना। जब अब इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम इसका विभाजन करते हैं। अब एक ही ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का हिस्सा कुल्लू में पड़ता है उसे पार्वती कहते हैं। जिस ग्लेशियर का हिस्सा आपका कहां पड़ता है, लाहौल स्पीति में पड़ता है, पिन क्षेत्र में पड़ता है, उसको कहते हैं हम पिन पार्वती ग्लेशियर। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए ऐसे आगे चलते हैं। क्लियर है, पार्वती ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न छूटेगा नहीं। और क्या है पार्वती, पार्वती घाटी है, जी हाँ, पार्वती नदी है, जी हाँ, और क्या है पार्वती। तो ध्यान दीजिएगा, पार्वती और क्या है, पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब आराम से समझो, जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले समझते हैं इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है ना, किसने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो आपने उत्तर देना है NHPC, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन। क्लियर है, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, कहां है ये पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट, आपने उत्तर देना है कहां पर, कुल्लू में। इसके साथ अब हमें यह पता होना चाहिए, जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कितने मेगावाट, कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो ध्यान देना है 2051 मेगावाट। क्लियर है, जी हाँ। इसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए, जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसके कितने चरण हैं। तो आपने उत्तर देना है 3 चरण। कितने हैं, 3 चरण, ठीक है ना। अब आपने यहां पर समझना है कि जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये किस नदी पर है। ध्यान दो, आपने मुख्य तौर पर करना आपने पार्वती नदी पर
एग्जैक्ट उत्तर ये नहीं होगा। जब आप मेंस लिखोगे तो उस स्थिति में आपको कुछ ये पता होनी चाहिए। जैसे जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसके कितने चरण हैं? 3 चरण। पहला चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दो, पहला जो चरण होगा आपका, ये कितनी कैपेसिटी है? ये 720 मेगावाट। दूसरा कितना है? ध्यान दीजिएगा, 721 मेगावाट कर दो इसको, 721 मेगावाट, ठीक है ना। और दूसरा कितना है? 800 मेगावाट। तीसरा 530 मेगावाट। कितना? 530 मेगावाट, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो आप, 8 5 13, 13 7 20, है ना। 20 30 20 51, कितना हुआ? टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? 2051 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी? 2051 मेगावाट। पहला चरण 720 मेगावाट, दूसरा 800 मेगावाट, तीसरा 530 मेगावाट, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना है, जो पहला चरण है ये किस घाटी में है? तो ध्यान दीजिए, पहला चरण आपका पार्वती घाटी में है। दूसरा चरण किस घाटी में है? सेंज घाटी में। तीसरा चरण भी कहां है? सेंज घाटी में है। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि जो पार्वती का पहला चरण है, इसके लिए पानी आता है पार्वती नदी से। दूसरा चरण है, इसके लिए भी पानी आता है पार्वती नदी से। जो तीसरा चरण है, इसके लिए पानी आता है सेंज नदी से। और पार्वती नदी के ऊपर बना हुआ जो दूसरा चरण है, जो द्वितीय चरण है, ठीक है ना, उसका पानी सीधा सा भाव में हम ये कह सकते हैं, सीधा सा मतलब ये है कि जो पार्वती नदी का जो तीसरा चरण है, पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो तीसरा चरण है, इसके लिए पानी आता है सेंज नदी से, पार्वती नदी से। एक आता है बीच में नाला, उसका नाम है जीबा नाला। क्या नाम है? जीबा नाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कौन सा नाला है? जीबा नाला। जीबा नाला। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, पार्वती से प्रश्न छोड़कर आओगे नहीं, कभी पार्वती से आप प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। अगर प्रश्न पूछा जाए, एक और चीज बताऊंगा यहां पर कि पार्वती का और संबंध कहां से है, तो उस स्थिति में आपने ध्यान देना है मणिकर्ण से। कहां से? मणिकर्ण से, है ना। कहा जाता है एक दंत कथा के अनुसार कि जो माता पार्वती है ना जी, कहा जाता है वहां पर वो एक कुंड में नहाने गई थी, है ना। कहां पर नहाने गई? कुंड में नहाने गई, ठीक है ना। जिस कुंड को हम वर्तमान में मणिकर्ण कुंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मणिकर्ण गर्म पानी चश्मे के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वहां पर कहा जाता है कि माता पार्वती की कान की बाली गुम हो गई। भाई क्या? कान की जो बाली होती है ना, बाली, ठीक है ना, वो गुम हो गई, ठीक है ना। तो वहां पर अब पत्नी किसको बताएगी? बताओ जरा मुझे। हर बात अब एक पत्नी अपने पति से शेयर करती है, जी हाँ। तो उस स्थिति में क्या होता है, माता पार्वती भगवान शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मेरे कान का जो रतन है, मेरे कान की जो बाली है, वो इस कुंड में क्या हो गई है? गुम हो गई है, ठीक है ना। और रोने लगती है। अब औरतों का रोना, है ना, तो आपको पता स्वाभाविक है छोटी छोटी बातों पर। तो उस स्थिति में आपने ध्यान देना है, भगवान शिव जी आते हैं, है ना। जब भगवान शिव जी आते हैं तो वो उस कुंड की ओर देखते हैं, है ना, और इतने गुस्से से देखते हैं कि वो इतना, उनके चेहरे पर इतना ताप होता है कि उस कुंड से जो है ना उबाल आना शुरू हो जाते हैं, है ना। मतलब उस कुंड में जब वो देखते हैं, झांकते हैं, तो वहां से क्या नीचे से उबाल आना शुरू हो जाते हैं। और जितनी भी नीचे बालियां हैं, है ना, कहा जाता है कि वहां से हजारों बालियां बाहर निकली। कितनी बालियां बाहर निकली? हजारों बालियां बाहर निकली। फिर कहा, देवी रोना बंद कीजिए, अपना रतन जो है, अपनी बाली जो है, उसको क्या कीजिए? ढूंढिए और चलिए यहां से। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसी कारण मणिकर्ण को 1000 रत्नों का, ध्यान दीजिए, प्रश्न बनता कई बार कि 1000 रत्नों का संबंध किस जगह से है, तो आपने उत्तर देना है मणिकर्ण से। अगर मैं इस शब्द का संधि विच्छेद करता हूं, मणिकर्ण, है ना, मणिकर्ण, है ना। अब ध्यान दो, मणि मतलब क्या? रतन। बोले तो क्या? कान की बाली,
कर्ण का मतलब क्या? संस्कृत में अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो कर्ण का मतलब क्या? कान। कर्ण का मतलब क्या? कान। मणि का मतलब रतन, कर्ण का मतलब कान। तो इस प्रकार मणिकर्ण का मतलब हुआ कान की बाली या कान का रतन। इसका संबंध किससे है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, माता पार्वती से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं मणिकर्ण की बात ही कर रहा हूं तो इसको पूरा कंसेप्ट के आधार पर देख लीजिए। मणिकर्ण का मतलब अर्थ समझ आ गया आपको? ठीक है। इसको 1000 बालियों का स्थान कहते हैं। 1000 बालियों का स्थान, 1000 रत्नों का स्थान लिखिए, रत्नों का स्थान है ना। 1000 रत्नों का स्थान किसे कहते हैं? रत्नों का, ध्यान दो, 1000 रत्नों का स्थान किसे कहते हैं? तो आपने उत्तर देना है मणिकर्ण को। अगर पूछा जाए कि रतन भूमि किसे कहते हैं? रतन भूमि, तो आपने क्या उत्तर देना है? स्पीति को। किसको? स्पीति को। कंफ्यूज नहीं होना है। 1000 रत्नों की भूमि, उत्तर देना है मणिकर्ण। 1000 रत्नों की भूमि मणिकर्ण, है ना। जैसे मैंने पहले बताया कि भगवान शिव बहुत गुस्से में थे जब उन्होंने कुंड की ओर देखा तो नीचे से क्या है? उबाल आने शुरू हो गए, ठीक है ना। इतना इतना तप था उनके चेहरे पर कि नीचे से क्या है? हजारों बालियां बाहर आ गई, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 1000 रत्नों का कुंड किसे कहते हैं, या 1000 रत्नों का कुंड या 1000 रत्नों का स्थान किसे कहते हैं? तो आपने उत्तर देना है मणिकर्ण। प्रश्न पूछा सकता है 1000 रत्नों की भूमि, 1000 रत्नों का कुंड, 1000 रत्नों का स्थान, तो उत्तर होना चाहिए आपका मणिकर्ण। अगर जस्ट पूछे इतना कि रत्न भूमि, तो उत्तर देना है स्पीति। क्लियर है? आशा करता हूं आपको एक एक चीज समझ आ रही होगी, ठीक है ना। और जब मणिकर्ण की बात करते हैं, मणिकर्ण में हमारे पास 2 धर्मों के मंदिर हैं। कितने धर्मों के मंदिर हैं? 2 धर्मों के मंदिर हैं, ठीक है ना। एक आपका हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, दूसरा आपका क्या है? सिख धर्म, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म के यहाँ पर 2 मंदिर हैं। एक राम मंदिर है, एक आपका शिव मंदिर है। शिव मंदिर कौन सा है? राम मंदिर है और एक शिव मंदिर है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। और सिख, एक यहां पर सिख का गुरुद्वारा भी है। क्या है? सिखों का गुरुद्वारा है। तो ध्यान दीजिए, किसके लिए समर्पित है ये? गुरु नानक देव के लिए। गुरु नानक देव के लिए समर्पित है क्या? आपका मणिकर्ण, ठीक है ना। मणिकर्ण में जो सिख गुरुद्वारा है ये किसके लिए समर्पित है? गुरु नानक देव के लिए, ठीक है ना। मणिकर्ण से संबंधित आपको इतना चीज समझ आ गई है। अब ध्यान दो, प्रश्न कई बार बनता है कि जो मणिकर्ण है ना जी, ध्यान दीजिए, मणिकर्ण किस नदी के किनारे है? तो आपने उत्तर देना है पार्वती नदी के किनारे, है ना। ठीक है। अगर यहां पर प्रश्न पूछ जाए कि मणिकर्ण पार्वती के किस बैंक में स्थित है, लेफ्ट बैंक में है, राइट बैंक में है, तो आप ध्यान दो। अब कई स्टूडेंट को पता नहीं लेफ्ट बैंक क्या है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक क्या है, ठीक है ना। अब आप देखो, मणिकर्ण यहां से मानतलाई झील से आपका पार्वती नदी आ रही है, ठीक है, आ रही है, ठीक है ना। और मणिकर्ण आपकी इस दिशा में है, इस जगह पर स्थित है ना। तो अब माना कि जिस साइड से आप, जिस साइड से नदी आ रही है, आप भी ऐसा सोचिए कि हम भी उस साइड से आ रहे हैं ना। तो इस तरफ को कौन सी जगह हमारी? मणिकर्ण है। तो ये कौन सा हाथ है मेरा, है ना? ये मेरा राइट हैंड साइड है ना। तो मेरी जो ये नदी हुई ना, ये किस बैंक में मेरी नदी? राइट बैंक में। इस बैंक में है, राइट बैंक में मेरी ये जो ये नदी आ रही है ना, इस नदी के राइट बैंक में मेरा मणिकर्ण स्थित है। क्लियर है? आशा करता हूं मणिकर्ण से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए यहां से आगे चलते हैं। और ध्यान दो, अगर मैं यहां पर एक लाइन और मेरे को याद आ गई, क्या? जब हम बात करते हैं मणिकर्ण गर्म पानी के चश्मे की, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा गर्म पानी का चश्मा है जहां पर ना आयरन है, ना सीधा संबंध, ना आयरन के कारण गर्म है ये, और ना ही सल्फर के कारण गर्म है ये। अब प्रश्न बनता तो किस कारण गर्म है ये? तो ध्यान दीजिएगा, ये किस कारण गर्म है? ये आपका रेडियोधर्मिता, सीधा सा मतलब है रेडियो एक्टिविटी के कारण ये गर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसके बाद बात करते हैं दुधौन ग्लेशियर की। किसकी बात करते हैं? दुधौन ग्लेशियर की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, माना ये आपकी मानतलाई है, मानतलाई, ठीक है। मानतलाई के लिए पानी 2 ग्लेशियर देते हैं मुख्य तौर पर। एक आपका पार्वती ग्लेशियर, दूसरा है आपका कौन सा?
दुदोन ग्लेशियर, दुदोन है ना, प्रश्न पूछा सकता है कि दुदोन ग्लेशियर कहां पर है और पार्वती ग्लेशियर कहां पर है, तो आपने उत्तर देना है कुल्लू में है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, पार्वती ग्लेशियर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 15 किलोमीटर में। कितना? 15 किलोमीटर में। अगर पूछे कि दुदोन ग्लेशियर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 15 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 15 किलोमीटर। और पार्वती की लंबाई 15 किलोमीटर। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, दुदोन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, दुदोन ग्लेशियर और पार्वती ग्लेशियर मानतलाई झील को पानी देता है ना, देते हैं। और यहां से एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है पार्वती नदी। ठीक है ना, पार्वती घाटी का निर्माण करती है और पार्वती नदी के किनारे आपका मणिकर्ण स्थान स्थित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दुदोन ग्लेशियर हो गया। आज हमने अब तक 3 ग्लेशियर पढ़े, पारपिन पार्वती, लाहौल स्पीति में पार्वती, कुल्लू में दुदोन ग्लेशियर भी कुल्लू में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए अब कुल्लू के 2 और ग्लेशियर देखते हैं, है ना। अब ध्यान दो, एक है सारा उगमा ग्लेशियर। सारा उगमा ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? सारा उगमा ग्लेशियर। जो सारा उगमा ग्लेशियर है ये भी कहां है आपका? कुल्लू में है। कहां है? कुल्लू में। ठीक है, प्रश्न बनता है कि किस घाटी में? कुल्लू में है तो किस घाटी में है? पार्वती घाटी में। और ये सारा उगमा ग्लेशियर किस नदी को पानी देता है? पार्वती नदी को। किस नदी को? पार्वती नदी को पानी देता है। कौन सा? सारा उगमा ग्लेशियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ बात करते हैं हम किसकी? एक है यहां पर मलाना ग्लेशियर। कौन सा है? मलाना ग्लेशियर है ना, छोटा सा ग्लेशियर है ना, जहां से आपकी मलाना नदी निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है? मलाना ग्लेशियर। मलाना ग्लेशियर, ठीक है ना, यहां से नदी निकलती है, नाम है मलाना नदी। मलाना नदी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर मलाना के बारे में कुछ बिंदुओं पर बात करूं तो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मलाना क्या है? नदी है। मलाना क्या है? पहले मलाना ग्लेशियर लिखो। मलाना ग्लेशियर, मलाना नदी और मलाना गांव। मलाना क्या है? गांव। ठीक है ना, और क्या है? मलाना, मलाना ग्लेशियर, मलाना नदी, मलाना गांव है। और मलाना क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है ना, और क्या मलाना में? हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ध्यान दो, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये 2 चरणों में है। कितने चरणों में है? 2 चरणों में। पहला है 86 मेगावाट, दूसरा है आपका 100 मेगावाट। ठीक है ना, किस नदी पर है? मलाना नदी पर है ना। कौन? मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट। कैपेसिटी कितने चरण? 2 चरण। कितनी कैपेसिटी? 86 मेगावाट और 100 मेगावाट। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आगे चलते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए किसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, तो आपने करना है एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या? एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड किसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है? मलाना की एग्जीक्यूटिव एजेंसी। क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। मलाना की बात चल रही है, मलाना की बात चल रही है, तो मलाना किसके लिए फेमस है? प्राचीन लोकतंत्र के लिए। प्राचीन लोकतंत्र, प्राचीन लोकतंत्र के लिए। ठीक है ना, और जो मलाना में है यहां एक मंदिर भी है। क्लियर है? किस नाम का मंदिर है? जमलू देवता। कौन सा? जमलू। जमलू देवता नाम का एक मंदिर है, या जगदम्बनी ऋषि का मंदिर है। जमलू देवता या जगदम्बनी ऋषि का मंदिर है। क्लियर है? चलिए आप ध्यान दो, जमलू देवता या जगदम्बनी ऋषि को खुश करने के लिए, जमलू ऋषि को खुश करने के लिए यहां पर चांदी के घोड़े की मूर्ति चढ़ाई जाती है। किसकी मूर्ति चढ़ाई जाती है? किसकी मूर्ति चढ़ाई जाती है? चांदी के घोड़े की मूर्ति यहां पर भेंट की जाती है, चढ़ाई जाती है या अर्पित की जाती है। क्लियर है? ओके, चांदी के
घोड़े की मूर्ति। क्लियर है जी? बहुत अच्छी बात है। और क्या है मलाना में, जो मलाना वासी हैं, जो मलाना के लोग हैं, ये अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं? सिकंदर की, है ना? किसके वंशज मानते हैं? सिकंदर के वंशज मानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, मलाना से संबंधित हमें ये सभी चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अब यहां से आगे चलिए, व्यास कुंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्यास कुंड की बात करते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले ये व्यास शब्द ले लीजिए। जब हम व्यास की बात करते हैं तो व्यास कुंड का जो नामकरण हुआ है, ये व्यास ऋषि के नाम पर हुआ है। व्यास ऋषि के नाम पर हुआ है, ठीक है ना? अब ध्यान दो, व्यास ऋषि है, जी हाँ, व्यास ऋषि के नाम पर व्यास कुंड का नाम पड़ा है। और व्यास कुंड और किसके लिए है? यहां पर व्यास ऋषि ने क्या की थी? तपस्या की थी। तो प्रश्न बनता है, व्यास ऋषि की तपोस्थली कहाँ है? व्यास कुंड। कहाँ है? व्यास कुंड, है ना? अब ध्यान दो, व्यास कुंड तपोस्थली, ठीक है ना? व्यास कुंड और क्या है? व्यास कुंड, जैसे मैंने पहले कहा, व्यास कुंड ग्लेशियर है। और व्यास कुंड ग्लेशियर किसको पानी देता है? व्यास कुंड झील को, है ना? कुंड मतलब झील टाइप ही, ठीक है ना? झील तो बड़ी होती है, लेकिन कुंड बहुत छोटा छोटा सा, ठीक है ना? तो उसको झील मानते हैं, ठीक है ना? तो व्यास ग्लेशियर आपका व्यास कुंड झील को पानी देता है। और व्यास कुंड झील से एक नदी का निर्माण होता है, जिसका नाम है व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। और व्यास नदी किसका निर्माण करती है? घाटी का निर्माण, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यास घाटी। व्यास घाटी को और किस नाम से जानते हैं? तो आपने उत्तर देना है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, ठीक है ना? क्लियर है? और कुल्लू घाटी को किस नाम से जानते हैं? देवों की घाटी। देवों की घाटी, ठीक है? ये सभी तथ्य आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना? एक हमारा एक जिला है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसका नामकरण व्यास ऋषि के नाम पर हुआ है? जिसका नामकरण व्यास ऋषि के नाम पर हुआ है। क्लियर है इतना? बहुत अच्छी बात है। ओके, व्यास कुंड, ठीक है? कहां पर है ये भी? ये भी आपका कुल्लू में है। अब हमें समझना है कुल्लू के कहां पर है ये आपका कुल्लू के रोहतांग क्षेत्र में स्थित है। कहां पर है? रोहतांग क्षेत्र में। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या रोहतांग के बारे में एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह से भी रोहतांग शब्द निकला। चलिए थोड़ा सा रोहतांग पर प्रकाश डालते हैं। क्लियर है? कहां पर स्थित है ये? रोहतांग में। अब यहां पर ध्यान देना आपने, जब हम रोहतांग की बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं, जो रोहतांग है ना, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है ना? या लाशों का ढेर। रोहतांग का मतलब क्या होता है? लाशों का ढेर। देख सर, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए ठीक है। क्या? रोहतांग का मतलब मृतकों का टीला या लाशों का ढेर। रोहतांग का प्रश्न के बाद पूछते हैं रोहतांग का पुराना नाम, तो आपने उत्तर देना है भृगुतुंग। भृगुतुंग, तुंग, ठीक है ना? अब ध्यान दो, जो भृगु नाम पड़ा है
ये किसके नाम पर पड़ा है? ये भृगु ऋषि के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर? भृगु ऋषि, है ना, किसके नाम पर? भृगु ऋषि के नाम पर। किसके नाम पर? भृगु ऋषि के नाम पर। और इस भृगुतुंग नामक स्थान पर, सीधा सा मतलब है रोहतांग नामक स्थान पर भृगुतुंग, बोलते भृगु नाम की एक झील है। भृगु नाम की एक, भृगु नाम की क्या है? झील है। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखो रोहतांग का मतलब समझे हम, रोहतांग का पुराना नाम समझे। रोहतांग का पुराना नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? और भृगु क्या है? झील है। अब ध्यान दीजिए, रोहतांग की जब हम बात करते हैं, रोहतांग क्या है? रोहतांग भी एक ग्लेशियर है। रोहतांग क्या है? एक ग्लेशियर, ठीक है ना। रोहतांग ग्लेशियर है, ठीक है। रोहतांग ग्लेशियर से पानी किसके लिए जाता है? भृगु झील के लिए। किसके लिए? भृगु झील के लिए। और किसके लिए जाता है? भृगु झील का ध्यान रखिए, किसके लिए? भृगु झील के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना आपने, जो रोहतांग ग्लेशियर है, कहा जाता है रोहतांग ग्लेशियर है नंबर 1। पहले सुनो, पहले इसी क्रम में हम देखते हैं। रोहतांग ग्लेशियर है, जी हाँ। रोहतांग क्या है? चोटी। क्या है? चोटी। रोहतांग क्या है? दर्रा। क्या है? दर्रा। हाइट कितनी? कई बार पूछा था कि रोहतांग दर्रा की हाइट, तो आपने उत्तर देना है 3978 वर्ग किलोमीटर। वर्ग, है ना, वर्ग किलोमीटर। अरे नहीं, दर्रा की जो ये क्या एरिया पूछा जा रहा है, बताओ जरा। अरे हाइट पूछा थी, हाइट वर्ग किलोमीटर आता है। हाइट किस में आता है? मीटर में, है ना। कि हाइट किस में आती है आपकी? मीटर में, है ना। मैं आपको जज कर रहा हूं, कई लोगों ने तो लिख लिया होगा पक्का, क्या कि 3978 वर्ग किलोमीटर। अरे क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है, हाइट पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? हाइट, है ना। आशा करता हूं आपने मेरे से पहले मीटर लिखा होगा। जिसने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉन्शियस होके पढ़िए, ठीक है ना। बेहोश होके मत पढ़ना, जो बेहोश होके पढ़ेगा वो बर्बाद। ध्यान दीजिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। अगर आप मेरे साथ हिमाचल प्रदेश को बहुत डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक नंबर देता हूं। क्या नंबर है? 85 804 01681। बोले तो 85 804 01681। सीधा सीधा मतलब है 85 804 01681। क्लियर है? इस पर आप मुझे एसएमएस कीजिए। आपको सबसे पहले क्लास में एनरोल किया जाएगा। उसके बाद आपको 2 डेमो क्लासेस के लिए कहा जाएगा कि आप 2 डेमो क्लासेस लीजिए। तब पश्चात आपको डिसाइड करना है आपको हमारे साथ पढ़ना है या नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। रोहतांग दर्रा की हाइट कितनी है? 3978 मीटर, ठीक है ना। रोहतांग क्या है? ग्लेशियर है, जी हाँ। रोहतांग चोटी है, जी हाँ। रोहतांग आपके दर्रा है। अब ध्यान दो, जब आप रोहतांग की बात करते हैं, रोहतांग क्या है? रोहतांग से ना लाहौल स्पीति के 3 ग्लेशियर दिखते हैं। कितने ग्लेशियर दिखते हैं? 3। कौन कौन से? एक सोनापानी ग्लेशियर, उल्टी ग्लेशियर, और तीसरा कौन सा ग्लेशियर है? गेफांग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गेफांग ग्लेशियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, अब रोहतांग और क्या है? रोहतांग क्या है? और रोहतांग में एक टनल है। टनल क्या है? रोहतांग एक टनल है, ठीक है ना, जिसको हम अटल टनल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब? 2020 में। कब? 2020 में, ठीक है ना। अब ध्यान दो, टनल की बात की जा रही है, तो ध्यान दो कितनी लंबाई इस टनल की, तो आपने उत्तर देना है 9.02 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ आपने एक बात और ध्यान देना है, जो ये अटल टनल है, इसको किसने बनाया था, है ना। किसने इसको बनाने के लिए आदेश दिए थे, है ना। तो आपने उत्तर देना है बीआरओ ने। किसने? बीआरओ ने। किसने? बीआरओ ने, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना।
ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब बीआरओ ने क्या किया, आगे काम दे दिया किसी कंपनी को। उस कंपनी का क्या नाम था, उस कंपनी का नाम था एएफ कॉन। क्या, एएफ कॉन। किसको, एएफ कॉन को। किसको, एएफ कॉन को, ठीक है ना। ये कहां की कंपनी है, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। कहां की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। कौन, एएफ कॉन, ठीक है। काम किसने दिया, बीआरओ ने। किसका, अटल टनल का। लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है, जो अटल टनल है इसकी आकृति कैसी है, तो ध्यान देना है, इसकी आकृति हॉर्स शू जैसी है। किसकी तरह है, हॉर्स शू। हॉर्स शू, कैसी आकृति इसकी, हॉर्स शू, ठीक है ना। हॉर्स शू मतलब घोड़े की खुर की तरह आकृति है इसकी, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब और क्या, रोहतांग, ठीक है ना। अगर आपको रोहतांग से संबंधित इतना पता चले बहुत है, ठीक है ना। फिर भी एक दो लाइन और लिखिए। रोहतांग, ध्यान दीजिएगा, जब हम रोहतांग की बात करते हैं तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए, एक पहला अंग्रेज था रोहतांग लाने वाला, उसका नाम था मूरक्राफ्ट। क्या नाम था, मूरक्राफ्ट। कब आया था मूरक्राफ्ट, तो आपने उत्तर देना है 1820 में। कब आया था, 1820 में, है ना। इस मूरक्राफ्ट ने रोहतांग को रितंका जोत या रीतिका जोत की संज्ञा दी। क्या कहा, रितंका जोत, रितंका या रीतिका जोत, रीतिका जोत की संज्ञा दी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, रोहतांग ग्लेशियर भी देख लिया, व्यासकुंड ग्लेशियर भी देख लिया, और सारा उगमा ग्लेशियर देखा, पिन पार्वती ग्लेशियर देखा, पार्वती ग्लेशियर देखा, और दुदोन ग्लेशियर देखा। ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से जितने भी ग्लेशियर हैं ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, रोहतांग दर्रा की बात करूं, एक लाइन और, कि रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो पूरा देखा है तो आपको इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, रोहतांग दर्रा का पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ती है। किसके अंतर्गत पड़ता है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अब यहां से आगे चलते हैं। अब अगर हम अब क्या वो कुल्लू के हमारे पास जितने भी ग्लेशियर थे मुख्य तौर पर सब निपटा दिए, है ना। वास्तव में ना हिमाचल प्रदेश में कितने ग्लेशियर हैं, 2500 ग्लेशियर हैं। कितने ग्लेशियर हैं, 2500 ग्लेशियर, है ना। तो 2500 को थोड़ा आप याद करोगे, है ना। आप देखोगे एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा ग्लेशियर बार बार पूछ जा रहा है या महत्वपूर्ण है, उस पर हम ज्यादातर बातचीत करेंगे, ठीक है ना। पर जो ग्लेशियर हमने पर पढ़ लिया है वहां से उससे संबंधित और जितने भी प्रश्न बनेंगे वो एक भी बाहर नहीं छूटेगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां से आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां से आप एक भी ग्लेशियर, कौन कौन से ग्लेशियर माना, ध्यान दीजिएगा। पार्वती ग्लेशियर, जी हाँ, पिन पार्वती ग्लेशियर कहां पर, पता क्या समझते हैं इनको समझते ऐसे, और एक रिवीजन मारते हैं, है ना, एक मिनट का रिवीजन। अगर पूछे पिन पार्वती ग्लेशियर लाहौल स्पीति, पार्वती ग्लेशियर कुल्लू में, दुदोन ग्लेशियर कुल्लू में, सारा उगमा ग्लेशियर कुल्लू में, मलाना ग्लेशियर कुल्लू में, रोहतांग ग्लेशियर कुल्लू में, और व्यासकुंड ग्लेशियर कुल्लू में। आशा करता हूं कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप एक भी प्रश्न एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। इसके साथ अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले ग्लेशियर की ओर चलते हैं, बात करते हैं कांगड़ा की तरफ चलते हैं। किस तरफ चलते हैं, कांगड़ा, है ना। कांगड़ा में एग्जाम के दृष्टिकोण से दो मुख्य ग्लेशियर हैं। एक का नाम है आपका, ध्यान दो, एक का नाम है भांदल। क्या है, भांदल। दूसरे का नाम है आपका तंतगिरी। तंतगिरी, भांदल और तंतगिरी, ठीक है ना। अब भांदल और तंतगिरी क्या है, ग्लेशियर है। पहली लाइन, भांदल और तंतगिरी क्या है, भांदल के पहले भांदल समझो, भांदल क्या है, ग्लेशियर, और भांदल क्या है, और तंतगिरी क्या है, पहले समझो। तो भांदल ग्लेशियर, तंतगिरी ग्लेशियर, ग्लेशियर भांदल। अब देखो, भांदल ग्लेशियर है, तंतगिरी ग्लेशियर, ठीक है ना। भांदल ग्लेशियर से एक नदी का निर्माण होता है, उसका नाम है भांदल नदी, भांदल नदी, ठीक है ना।
और तंतगिरी ग्लेशियर से भी नदी का निर्माण होता है, नाम है तंतगिरी नदी, तंतगिरी नदी, है ना। अब जो तंतगिरी नदी है या भांदल नदी है, ये घाटी का निर्माण करती है। मैंने आपको हमेशा कहा है जितनी भी नदियां हैं वो घाटी का निर्माण जरूर करेगी, ठीक है ना। तो भांदल जो नदी है वो घाटी का निर्माण करेगी, नाम है भांदल घाटी, भांदल घाटी, ठीक है ना। तो इस प्रकार भांदल ग्लेशियर नंबर 1, भांदल नदी नंबर 2, भांदल घाटी नंबर 3, ठीक है। 3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए, एग्जाम में भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं तंतगिरी ग्लेशियर। जी हाँ, तंतगिरी उस ग्लेशियर से क्या बनेगा, नदी बनेगी, तंतगिरी नदी, है ना। और वो नदी क्या करेगी, घाटी का निर्माण करेगी, नाम पड़ेगा तंतगिरी घाटी। क्लियर है। अब ध्यान दो, तंतगिरी ग्लेशियर से निकलती है नदी, कौन सी, तंतगिरी नदी, और भांदल ग्लेशियर से निकलती है नदी, क्या नाम है, भांदल नदी, है ना। अब दोनों नदी आपस में कहां मिलती है, बड़ा बंगाल में, बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल कहां पर है, कांगड़ा में, कहां पर है, कांगड़ा में। क्लियर है, कहां पर है, कांगड़ा में, ठीक है ना। यहां पर मिलती है, यहां से आगे जो आपकी किस नदी का जन्म होता है, जब तंतगिरी और बड़ा बंगाल आपस में मिलती है बड़ा बंगाल नामक स्थान पर, जब तंतगिरी और भांदल, जब तंतगिरी और भांदल नदी आपस में मिलती है, वहां पर एक नदी का निर्माण होता है, नदी का जन्म होता है, जिसका नाम है रावी नदी। क्या नाम है, रावी नदी, है ना। रावी नदी की अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, रावी नदी कांगड़ा में 30 किलोमीटर बहती है, कितना, 30 किलोमीटर बहती है, और चंबा में ये कितने किलोमीटर बहती है, 128 किलोमीटर, कितनी, 128 किलोमीटर। तो टोटल कितने किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में, 158 किलोमीटर, कितना, 158 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं, कांगड़ा के ग्लेशियर हो गए हैं जिन्होंने किस नदी का निर्माण किया था, रावी नदी का निर्माण, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी चंद्रनाहन ग्लेशियर की, चंद्रनाहन ग्लेशियर की, ठीक है ना। ध्यान दो, चंद्रनाहन क्या है, ग्लेशियर है, शाबाश, ग्लेशियर है, ठीक है। और क्या, चंद्रनाहन, चंद्रनाहन उस ग्लेशियर से, मैंने आपको कहा हमेशा जब ग्लेशियर बनेगा वहां नीचे झील का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, चंद्रनाहन ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से चंद्रनाहन झील को पानी जाता है, क्या, चंद्रनाहन झील। तो इसका मतलब यह हुआ चंद्रनाहन एक झील भी है, क्या है, चंद्रनाहन एक झील भी है, ठीक है ना। चंद्रनाहन ग्लेशियर है, चंद्रनाहन झील है, ठीक है ना। और उस झील से एक नदी का निर्माण होता है, नाम है पब्बर नदी, क्या नाम है, पब्बर नदी, ठीक है ना। और पब्बर नदी एक घाटी का निर्माण करती है, जिसका नाम है पब्बर घाटी, ठीक है ना। और अब ध्यान दो, अब जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है ये किस के ऊपर टिका हुआ है ना, किसी के ऊपर तो टिका होगा, तो ये चांसल चोटी पर टिका हुआ है, किस पर टिका हुआ है, चांसल चोटी पर, है ना। प्रश्न बन सकता है कि चांसल चोटी कहां पर है, तो आपने उत्तर देना है शिमला में, ठीक है ना, शिमला के रोहडू क्षेत्र में, ठीक है ना। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है कि किस चोटी पर है या किस पर्वत पर है, तो आपने देना है चांसल, ठीक है ना। सीधा समझना, ऊपर चांसल, चांसल में बर्फ टिका, है ना, बर्फ की चट्टानें बनी, है ना, नाम पड़ा चंद्रनाहन, ठीक है ना। और चंद्रनाहन से आपका क्या हुआ, पानी रिसने लगा, है ना, तो झील का निर्माण हुआ, नाम पड़ा चंद्रनाहन झील, है ना। चंद्रनाहन झील से एक नदी बनी, उसका नाम है पब्बर नदी, पब्बर नदी ने घाटी का निर्माण किया, बात हुई पब्बर घाटी की। क्लियर है जी, बहुत अच्छी बात है, ओके। प्रश्न नहीं छूटेगा चंद्रनाहन से, बिल्कुल भी नहीं। अब अंत में बात करते हैं, एक ग्लेशियर है गारा ग्लेशियर, क्या है, गारा ग्लेशियर। जो गारा ग्लेशियर है ये किन्नौर में स्थित है, कहां पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है, ठीक है। तो आज हमने जिन ग्लेशियरों की बात की वो कुछ इस प्रकार से हैं, पिन पार्वती नंबर 1, पार्वती नंबर 2, दुदोन नंबर 3, सारागुमा नंबर 4, मलाना नंबर 5, और रोहतांग नंबर 6, प्यासकुंड नंबर 7, और तंतगिरी नंबर 8, भांदल नंबर 9, चंद्रनाहन नंबर 10 और गारा नंबर 11, ठीक है ना। 11 नंबर 11। अगर आप मेरे साथ, फिर से कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, 85 804 016 81। इस पर आप
कॉल करें, मैसेज करें, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। और आपको हिमाचल प्रदेश जीके आपको पता ना पेपर 1 और पेपर 2 में कितना वेटेज है इसकी। मेरा ऐसा उम्मीद है कि हम 30 में से 30 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।